ये पीपीटी शेयर कर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम अपना लेसन नंबर 10 है बेटा। आज का जो टॉपिक है अपना लेसन नंबर 10 का सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो बेटा इस अभी अपना जो सेकंड भाग है लेसन नंबर 10, ये सेकंड भाग में आता है साइंस 2 के। तो अपना लेसन नंबर 10 है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, प्रगति की नई दिशा। आप देखो यहाँ पे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है। उसके बाद आज के अपने जो टॉपिक है सूचना एवं संचार की परिभाषाएं, यानी सूचना और संचार यानी होता क्या है। उसके बाद है सूचना एवं संचार के साधन, इसके साधन क्या है हमको ये भी देखना है आज के टॉपिक में। उसके बाद संगणक की पीढ़ियां देखना है, पीढ़ी कितनी हुई है अभी तक, कौन सा जनरेशन अभी चल रहा है। उसके बाद संगणक के पार्ट्स देखना है हमको, पार्ट देखना है और संगणक का महत्व जानना है। तो इस तरह से हमारे आज के जो टॉपिक हैं ये है सूचना एवं संचार की परिभाषा, आईसीटी यानी क्या होता है ये देखेंगे, सूचना संचार के साधन देखेंगे हम कौन से साधन अभी हमारे संसार में या पृथ्वी पर मौजूद हैं, संगणक की पीढ़ियां देखेंगे, संगणक के पार्ट्स और उसके महत्व क्या है ये देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईसीटी, अब जब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का नाम लिया गया तो इसमें ही हमको समझ में आता है कि ये कंप्यूटर से या संगणक से रिलेटेड बातें हैं। तो सबसे पहले आईसीटी, क्योंकि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इस तरह से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसका आईसीटी शॉर्ट फॉर्म में होता है। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन आपको आ सकता है। उसके बाद जैसे कि आईसीटी नाम में ही सब उसका आंसर है ऐसा लग रहा है मुझे, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग कम्युनिकेशन स्किल यानी संचार दक्षताएं को बेहतर बनाने में किया जाता है। यानी हम जो संचार करते, कम्युनिकेट करते हैं, किसी दूसरे से बातें करते हैं, उनको बेहतर बनाने में आईसीटी का उपयोग किया जाता है। आज हम कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग करके पूरी दुनिया से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। यानी हम कहीं भी रहते हैं, हम कहीं भी हो, आप कहीं भी हो, फिर भी हम अपने बातें को आसानी से आदान प्रदान कर सकते हैं। यह सब आईसीटी की वजह से ही संभव हुआ है। सब के सब ये जो कार्य हुए हैं ये आईसीटी की वजह से ही संभव हुए हैं। आज आईसीटी का उपयोग शिक्षा में यानी एजुकेशन में, हेल्थ में और एग्रीकल्चर जैसे अनेक क्षेत्रों में बहुत जोरों से हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा शिक्षा के लिए अभी आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये भी एक आईसीटी का भाग है। क्योंकि मैं कहाँ हूँ और आप लोग कहाँ हैं, फिर भी हमारी बातें शेयर आसानी से कम्युनिकेशन हो सकती है। यानी ये जो मेन भाग है आज का अपना, ये आईसीटी के कारण ही संभव होता है। उसके बाद है हेल्थ। हेल्थ में भी क्या होता है कि हमारा जो स्वास्थ्य है उसके कारण उसमें भी आईसीटी का उपयोग किया जाता है। एग्रीकल्चर यानी खेती के काम से रिलेटेड जो भी हो उसमें भी आईसीटी का उपयोग किया जाता है। जैसे अनेक क्षेत्रों में बहुत जोरों से ये हो रहा है। आईसीटी का उपयोग और महत्व इतना ज्यादा बढ़ गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में सभी संवर्गों में, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो या बेसिक शिक्षा हो, ये छात्रों को आईसीटी के माध्यम से उच्च श्रेणी की शिक्षा दी जा रही है। यानी आज के तारीख में हम आईसीटी के माध्यम से ही हम अपने शिक्षा को हाई कर रहे हैं, यानी हमको उच्च शिक्षा मिल रही है। तो ये सब आईसीटी के कारण ही, यानी संचार और प्रौद्योगिकी के कारण ही ये संभव हुआ है। क्योंकि ये एक टेक्निक है, एक टेक्नोलॉजी है, तो ये टेक्नोलॉजी के कारण ही हम सीख पा रहे हैं,
इसी के कारण ये सब संभव हुआ है। तो इसका आज पाठ्य पुस्तक जैसे यहाँ पे दिया गया है, आज पाठ्य पुस्तक, आसपास के परिवेशक, कक्षाएं के चारों दीवारें बच्चों के अधिगम समाप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी चार दीवार के अंदर भी अगर हम कंप्यूटर लेकर बैठे हैं, संगणक लेकर बैठे हैं, तब भी हम अपना पूरा का पूरा दुनिया में जितना भी कार्य हो सकता है उसको आसानी से कर सकते हैं। ये सब आईसीटी के से ही संभव हुआ है। इसके साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह बच्चा स्वयं सीखने वाला है। यानी हमको क्या करना होगा, अपने आप को सुनिश्चित करना होगा कि हाँ, मुझे इंटरेस्टेड है, मैं सीखने वाला हूँ। आत्मनिर्भर और समीक्षात्मक और रचनात्मक में आईसीटी का एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। यानी हम इंटरेस्टेड हो तो हम अपने पूरे काम या संसार के जितने भी काम हो वो आसानी से संभव किया जा सकता है। आप लोग अभी जो ऑनलाइन ज्वाइंट हुए हैं, ये सब आईसीटी से ही संभव है। आईसीटी के कारण ही, यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कारण ही हम लोग आज इतने दूर होने के बाद भी आसानी से अपने क्लास को अटेंड कर सकते हैं और आसानी से अपने दूसरे जो भी काम हो गए, कार्य हो गए, उसको आसानी से हल या संभव कर सकते हैं। इस तरह से जो पूरे काम होते हैं ये आईसीटी के माध्यम से ही होते हैं। उसके बाद ये आईसीटी के साधन क्या है, यानी ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन क्या है जो हम आसानी से अपने काम को कर सकते हैं। इनके कौन से साधन हैं ये हम देखेंगे आज। जैसे कि यहाँ पे संचार के साधन में दिया गया है, टीवी दी गई है, रेडियो दिया गया है, न्यूज़पेपर दिया गया है, और ये तो पहले के हैं सब, लेकिन अभी के जमाने के और ये है। देखो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पे सब है, फोन है, एंड्रॉइड फोन है, लैपटॉप है, उसके बाद में टीवी है, रेडियो है, फोन है, कैमरा है, इस तरह से सैटेलाइट है। ये जितने भी साधन दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे सूचना के साधन हैं। यानी आसानी से इनके द्वारा हम कहीं की भी बातें सुन सकते हैं, कहीं की भी बातें देख सकते हैं, कहीं की भी बातें, या फिर पृथ्वी की जानकारी या फिर आकाश की या सूरज की जानकारी हमको अगर चाहिए तो हम इनके माध्यम से आसानी से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जो सूचना एवं संचार के प्रौद्योगिकी के कारण ही संभव हुआ है, ये हमको देखना है। उसके बाद ये जितने भी साधन हैं इनके थोड़ा सा उपयोग या उपकरण हम देख लेंगे कि क्या क्या हो सकता है। जैसे दूरदर्शन अगर है, सबसे पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि दूरदर्शन टीवी होती थी, दूरदर्शन होता था, टेलीविजन उसको बोलते हैं, तो समाचार और फिल्म प्रसारण होते थे। यानी दूर के जो नए नए बातें हैं, नई नई समाचार हैं, वो हम आसानी से सुन सकते थे, देख सकते थे। जो मूवीज या फिल्म प्रसारण होते थी वो आसानी से हम देख सकते थे अपने घर बैठे। ये पहले होते थे। अभी मोबाइल, उसके बाद और ऐसे बहुत सारे साधन हैं, जैसे मोबाइल है तो मैसेज या बात करने में इसका उपयोग आता है। उसके बाद सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट का सूचना प्रसारण होता है, यानी दूर की जानकारी आसानी से हमारे तक पहुंच जाती है। ये हमारा सैटेलाइट का महत्व होता है। स्मार्टफोन से सूचना का आदान प्रदान करते हैं। अब ये देख सकते हैं आप, सूचना का आदान प्रदान और मनोरंजन हम स्मार्टफोन के द्वारा कर सकते हैं। तो इस तरह से अनेक साधन हैं हमारे पृथ्वी पर, हमारे दुनिया में ऐसे बहुत सारे साधन हैं जिससे हम अपनी किसी भी प्रकार की जानकारी को आसानी से संग्रह कर सकते हैं। आकाशवाणी थी पहले, जिससे समाचार और संगीत प्रसारण होते थे, अभी भी है, लेकिन अभी इनका उपयोग बहुत कम होता है। कैमरा है जिसमें वीडियो फोटोज शूट में काम आते हैं, जिनके कारण हम हमारे आसानी से इधर से उधर इनको भी शेयर किया जा सकता है। इस तरह से ऐसे बहुत सारे साधन हमारे पृथ्वी पर मौजूद है। उसके बाद टेलीफोन है। टेलीफोन का बातें करने में टेलीफोन है बातें करने में। मीडिया कार्य संगणक का जो है, कंप्यूटर जिसे हम बोलते हैं, जो पूरा का पूरा अभी जो संसार है या नई पीढ़ी जो आ रही है, वो सब सारे के सारे संगणक पे ही कार्य कर रहे हैं। तो ये है उसका एक साधन। मीडिया कार्य, बिजनेस करना है, मनोरंजन करना है,
ये हम सब संगणक या कंप्यूटर पे कर सकते हैं। फिर टैबलेट आया है, टैबलेट है मनोरंजन या बिजनेस, इसमें भी है। लैपटॉप है, अभी आप लोगों ने देखा है लैपटॉप का यूज ज्यादा करते हैं। लैपटॉप मीडिया कार्य के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, या घर में अनेक प्रकार के कार्य हम इससे आसानी से संभव कर सकते हैं, कंप्लीट करके कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, तो पार्ट्स देखेंगे हम थोड़ा। आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं बेटा पार्ट्स इसके, जैसे कि यहाँ दिख रहा है मॉनिटर, सबसे पहले मॉनिटर दिख रहा है, मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस दिख रहा है आपको, स्पीकर दिख रहा है, यूपीएस दिख रहा है, प्रिंटर है, उसके बाद हेडफोन है, स्कैनर है, पेन ड्राइव है, वेब कैमरा है। ये सब सारे के सारे कंप्यूटर्स के पार्ट्स हैं। तो ये अभी यहाँ एक एक आपको पता होगा कि जो मॉनिटर होता है वो आउटपुट देता है हमको, हमने कुछ भी कीबोर्ड से किया, इनपुट किया तो हमको शो करता है। तो ये जो मॉनिटर है इसमें दो प्रकार से कार्य होते हैं, हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से। तो जैसे कि बेटा आपको पता होगा कि मॉनिटर जो है स्क्रीन पर डाटा को शेयर करता है, यानी हमको डिस्प्ले करता है, दिखाई देता है। तो वो जो दिखाई दे रहा है, जो हमको स्क्रीन पर आउटपुट दिखाई देता है, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसे हम टच नहीं कर सकते। और हार्डवेयर भी होते हैं बेटा इसमें, इसके भी ये मेन घटक होते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो हार्डवेयर होते हैं बेटा, हार्डवेयर यानी जितने पार्ट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे के सारे हार्डवेयर है, जिसको हम छू सकते हैं या टच कर सकते हैं। ये सब सारे के सारे हार्डवेयर में आते हैं। सॉफ्टवेयर में यानी वो प्रोग्राम्स आते हैं, वो कर्सर से जो हम डाटा एंट्री करते हैं, डाटा इंटर करते हैं, वो प्रोग्राम आते हैं जिसको हम छू नहीं सकते। ऐसे जो प्रोसेस होती है या प्रक्रिया होती है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे अभी हमने अगर कुछ वर्क किया है, हमको प्रिंट आउट यदि चाहिए बेटा, तो प्रिंट आउट चाहिए तो वो हार्ड कॉपी हो गई, वो हार्डवेयर है क्योंकि हम उसको आसानी से छू सकते हैं। वो प्रिंट आउट को हम निकाल सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन वो जो डिस्प्ले हो रहा है, जो हमने डाटा को, जो हमको प्रिंट आउट निकालना है, उसको हम छू नहीं सकते। प्रिंट आउट निकालने के बाद जो छू सकते हैं, ऐसे जो क्रियाएं होती है उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। और जो डाटा वहां पे ऑलरेडी मौजूद है, जो बेस या डाटा ऑलरेडी मौजूद है, हम उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इस तरह से मॉनिटर में काम होते हैं। अब ये जो सीपीयू है, सीपीयू तो आपको पता होना चाहिए, सीपीयू यानी होता है ब्रेन, एक कंप्यूटर सिस्टम का पूरा ब्रेन है सीपीयू। तो ये सीपीयू से ही सारे के सारे प्रोसेस अंदर होते हैं, और उसको ही जैसे हम कीबोर्ड से इंटर करते हैं तो सीपीयू में जाता है और सीपीयू से मॉनिटर में शो करता है। तो ये जो मेन पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का या संगणक का जो मेन पार्ट है वो सीपीयू कहलाता है, जिसको हम बोल सकते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का दिमाग है। वैसे ही कीबोर्ड है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। आप लोगों को पता है जब हम इंटर करते हैं या कुछ हमको डाटा अगर डालना होता है तो उससे हम इंटर कर देते हैं, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। माउस माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, ये भी डाटा को इंटर करने में काम आता है। अब ये स्पीकर है, आप लोगों ने देखा होगा, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। जब हमको संगीत सुनना होता है या सॉन्ग सुनना होता है या कुछ मूवीज देखनी होती तो इसका हम आसानी से वर्क कर सकते हैं। तो ये आउटपुट डिवाइस है, ये हमको आवाज देता है। उसके बाद है यूपीएस है, यूपीएस से सिस्टम्स क्या होते हैं, लोड फिर से लोड हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारे ये सब पार्ट्स है। प्रिंटर है, हमको अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो हम प्रिंटर का यूज कर सकते हैं। हेडफोन्स है, आसानी से हेडफोन्स का यूज करके हम सुन सकते हैं कुछ भी। स्कैनर है, जैसे कुछ अनेक कार्य होते हैं, हमको स्कैन करना पड़ता है, जैसे हमको फॉर्म भरना होगा तो हमको फोटो स्कैन करनी पड़ती, तो ये सब सारे के सारे जो है इन पार्ट्स के द्वारा ही हम अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव से क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह डाटा को हम शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर कहीं डाटा फुल हो जाते हैं तो पेन ड्राइव में पर लेकर उसको आसानी से हम प्रिंट आउट या कुछ दूसरे को आसानी से आदान प्रदान कर सकते हैं, उसके लिए ये काम आते हैं। वेब कैमरा,
आप लोगों ने देखा होगा, अभी आप लोगों ने आधार कार्ड का दिया, आधार कार्ड का अपडेट किया होगा, तो वहां पे वेब कैमरा का यूज किया जा सकता है, जाता है। उसके कारण यानी फोटो निकालने में आसानी होती है। ये इस तरह से इसके जो है मेन इसके पार्ट्स हैं। तो ये जो पार्ट्स हैं हमने देखा है अभी। उसके बाद बेटा संगणक की जो है हम पीढ़ी देखेंगे, संगणक की पीढ़ी। इसके बाद जो टॉपिक है अपना संगणक की पीढ़ी, यानी कंप्यूटर की पीढ़ी हम बोल सकते हैं उसको। तो कंप्यूटर की पीढ़ी, ऐसे आप लोगों को पता होगा, शायद आप लोगों ने थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज लिया होगा, तो संगणक की पीढ़ी यानी जनरेशन, तो इसके जनरेशन 5 हो गए अभी, यानी पांचवा जनरेशन अभी चल रहा है। जैसे आप लोगों ने गाड़ी में देखा होगा 2G, या सिम कार्ड में देखा होगा, 1G था, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, अभी 4 व्हीलर 2 व्हीलर में 6G का जनरेशन आ रहा है। वैसे कंप्यूटर के जनरेशन में अभी 5G चल रहा है, वर्तमान में जो चल रहा है वो 5G चल रहा है। लेकिन जो प्रारंभिक कंप्यूटर थे, ये पूरे के पूरा, ये जो प्रारंभिक कंप्यूटर है, ये पूरा का पूरा एक थिएटर था। यानी जैसा सिनेमा हॉल होता है उतना बड़ा ये प्रारंभिक कंप्यूटर थे, जिसको फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है। इसको ही फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है। यानी संगणक की पहली निर्मित यहाँ, पहली पीढ़ी यहाँ 19, आप लिख सकते 1946 से लेकर 1959 तक, यानी 1946 से लेकर 1959 तक के इसका जो है कालावधि जो है माना जाता था। यानी फर्स्ट जनरेशन का ये जो प्रारंभिक कंप्यूटर है इसका कितना था, 1946 से लेकर 1959 के बीच में, यानी इस समयावधि में इसका उपयोग किया जाता था। अब ये इतना बड़ा था पहला जनरेशन, जिसको एनिक, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको एनिक, इसका नाम था एनिक, ENIAC, इसका नाम था एनिक। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रारंभिक कंप्यूटर, ये फर्स्ट जनरेशन का है। वो इतना बड़ा होता था कि पूरा का पूरा सिनेमा हॉल इतना बड़ा होता था। जैसे जैसे समय बीतते गया, जैसे जैसे समावधि कालावधि चले गई, वैसे वैसे इनकी जो है जनरेशन भी आने लगी। अब ये इतना बड़ा था तो इसको इधर से उधर ले जाना असंभव था। तो उसके बाद सेकेंड पीढ़ी में आप यहाँ देख सकते हैं सेकेंड जनरेशन आई थी। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आप देख रहे थे, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। इसका जो टाइमिंग था 1956 से लेकर 1963 तक, आप इसका टाइमिंग देख सकते हैं। सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है, 1956 से लेकर 63 तक के ये चला। यानी जो पहला जनरेशन था 1959 तक जो चला था, उसके बाद ये आया, यानी ये आया तो सेकेंड जनरेशन में आया। तो ये जो है वैक्यूम ट्यूब पर और ट्रांजिस्टर पर चलने लगे। यानी ये जो जनरेशन हुई थी ये वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर पर चलने लगे थे। तो ये सेकेंड, अब वो जो सेकेंड वाला जो पीढ़ी आई थी, तो वो जो फर्स्ट वाले के कंपेयर में सेकेंड वाला छोटा था। फिर भी ये अगर हमने देखा तो एक हॉल या एक रूम के इतना बड़ा सेकेंड जनरेशन वाला था। तो ये भी आया। आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि जो कंप्यूटर थे उसका जो जनरेशन हुआ था वो चार्ल्स बेबेज नाम के वैज्ञानिक ने इसको बनाया था। चार्ल्स बेबेज, ये जो पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज, 1946 से लेकर 1959 के बीच में इन्होंने आविष्कार किया था। उसके बाद में सेकेंड जो आए तो 1956 से लेकर 63 तक के ये सेकेंड जनरेशन आए, जो वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर पर चलने वाले थे। वो उससे आकार में थोड़े छोटे थे। इस तरह से वो जनरेशन सेकेंड जनरेशन हुआ। उसके बाद थर्ड वाली जो पीढ़ी आई, तीसरी पीढ़ी आई कंप्यूटर की, इसको हम थर्ड जनरेशन माना गया। तो थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था कि मॉनिटर, यानी यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मॉनिटर आ गया था उस समय थर्ड जनरेशन में। ये 94 से लेकर 71, यानी 1964 से लेकर 1971 के बीच में ये थर्ड जनरेशन आया। तो ये थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, जब सेकेंड
फर्स्ट आया था तो बहुत बड़ा था, सेकेंड उससे छोटा था, अब थर्ड जनरेशन में मॉनिटर वाला आ गया, यानी ये भी बड़ा ही था, मॉनिटर वाला आ गया था, यानी स्क्रीन इसका आसानी से हम देख सकते थे, कुछ भी जो भी काम था तो वहां यहाँ पे भी थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड आ गया था, कीबोर्ड से एंटर करना, स्क्रीन से हमको दिखाई देना। लेकिन वहां वैक्यूम ट्यूब से आया था, अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया था, यानी ये थोड़े छोटे हो गए थे सेकेंड जनरेशन के कंपेयर में। इस तरह से ये थर्ड जनरेशन हमारा कंप्यूटर का या फिर की पीढ़ी या हम जनरेशन आया था। उसके बाद में और है फोर्थ जनरेशन के बारे में, अभी चौथी जनरेशन के कंप्यूटर आप देख सकते हैं, मॉनिटर आए थे, यानी ये जो चौथी जनरेशन में 1917 टू प्रेजेंट, यानी अभी तक चौथी जनरेशन के ये जो कंप्यूटर थे चले। लेकिन अभी जो फिफ्थ यानी पांचवी जनरेशन जो वर्तमान में चल रही है वो पांचवी जनरेशन है, इसमें भी मॉनिटर थे, कीबोर्ड था और यहाँ पे माउस ऐड कर दिया गया। तो ये भी जो है इंटीग्रेटेड सर्किट से और माइक्रो प्रोसेसर के कारण चलने लगा, यानी इनमें माइक्रो प्रोसेसर यानी जो छोटे छोटे काम है आसानी से कर सकते थे। ये फोर्थ जनरेशन में 1971 में ये कंप्यूटर आने लगे। तो इस तरह से इनके फोर्थ जनरेशन भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद है फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ, सॉरी, उसके बाद है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर यानी फिफ्थ जनरेशन। तो अभी जो चल रहा है, जैसे कि आप लोग घर पे देख रहे हैं, छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं, मॉनिटर होते हैं, लैपटॉप होते हैं, अभी तो हाथ में भी ऐसे पल्म पल्म सेट भी आ गए हैं, आप लोगों ने टैबलेट भी देखा है। तो ये सब जो है न्यू जनरेशन के हैं, यानी फिफ्थ जनरेशन के हम बोल सकते हैं। तो ये फिफ्थ जनरेशन जो अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं, अभी सबसे पहले की बात करें तो इतने बड़े थे कि एक जगह से दूसरे जगह जा ही नहीं सकते थे, वो एक ही जगह में, यानी एक पर्सन को वहां पे काम करने के लिए एक पर्सन को वहां जाना पड़ता था। अब तो क्या हो गया कि हम अपने हमको यदि गांव जाना है, ट्रेन में जाना है या कहीं पे भी जाना है तो उसको आसानी से अपने एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाकर अपने पूरे काम संभव कर सकते हैं। इस तरह से फिफ्थ जनरेशन अभी जो वर्तमान में चल रहे हैं ये फिफ्थ जनरेशन में काम आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ये पीढ़ियां कंप्यूटर की या संगणक की जो पीढ़ियां है वो चल रही है। उसके बाद है इसके घटक, संगणक के महत्वपूर्ण घटक। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो संगणक के महत्वपूर्ण घटक है, हम लोग डेली यूज में भी अपने फोन के द्वारा ये सब कार्य करते हैं, यानी ये सब हम चीज देखते हैं। इसके जो घटक हैं, जैसे पहले मेमोरी दी गई है, तो मेमोरी में भी आपको पता है कि मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक रोम होती है और एक रेम होती है, रेंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। इस तरह से दो मेमोरी होती है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर प्रोग्राम है, डाटा डाटा और इंफॉर्मेशन है। इस तरह से हमारे ये संगणक के महत्वपूर्ण घटक है। तो सबसे पहले मेमोरी के बारे में देखते हैं। मेमोरी यानी क्या होता है, इनपुट यूनिट से आने वाली सूचना और तैयार हुई उत्तर को संग्रहित करने के स्थान को मेमोरी कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। यानी जहां पे हम अपना डाटा को सेव करते हैं या अपने जो भी मेन अपना जो भी डाटा होगा, मेन डाटा जो होगा, या जो भी मेरी जो जानकारी होगी या आपकी जो जानकारी होगी, आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं इनकी जो जानकारी होगी, ये सारे के सारे मेमोरी में हम सेव करके रखते हैं। यानी इन मेमोरी का उपयोग इसके लिए यानी सेव करने के लिए या डाटा को संग्रहित करने के लिए आता है। संगणक के दो प्रकार में मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। अब संगणक का पहला वाला जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, संगणक की स्वयं की मेमोरी। संगणक की स्वयं की मेमोरी यानी इंटरनल, एक इंटरनल मेमोरी होती है। आपने जैसे फोन में देखा होगा, ये 2 GB मेमोरी होती है फोन में, 4 GB होती है, 6 GB मेमोरी होती है। और एक्सटर्नल जो बाहर से हम लोग छोटी जो मेमोरी खरीद कर डालते हैं, उसको हम बाहर से आपूर्ति की गई मेमोरी होती है, उसको हम एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। अब फोन की मेमोरी कम होती है और एक्सटर्नल की अधिक हो सकती है, अधिक भी होती है, हम ये भी बोल सकते हैं। क्योंकि फोन की मेमोरी जब भर जाती है यानी फुल हो जाता है डाटा, तब हम वो बाहरी मेमोरी यानी एक्सटर्नल मेमोरी में अपना डाटा को आसानी से रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। इस तरह से दो प्रकार की मेमोरी होती है, जिसमें पहला यहाँ पे दिया गया है रेम।
RAM, रेंडम एक्सेस मेमोरी। ये रेंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, ये मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स द्वारा निर्मित होती है, यानी ऑलरेडी पहले से इनबिल्ड हुई होती है, जो फोन के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर या फिर जो कंप्यूटर संगणक के अंदर होती है, ये ऑलरेडी पहले से इनबिल्ड हुई होती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट उसे विद्युत आपूर्ति होने तक कार्य कर सकता है, यानी इसमें यह क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स द्वारा निर्मित होती है और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट उसे विद्युत आपूर्ति होने तक कार्य कर सकता है ना। तो इस तरह से ये, उसके बाद में सेकेंड वाली हम ये है ROM, यानी रीड ओनली मेमोरी कहते हैं इसे। इस मेमोरी की सूचना हम केवल पढ़ सकते हैं। अब यहाँ देखो इसका नाम कैसा है, रीड ओनली, यानी सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, मूल सूचना में हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी हमको जो परिवर्तन करना होगा, जैसे आपका नाम अगर कुछ गलत हो गया होगा तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो रीड ओनली मेमोरी है, सिर्फ हम उसे पढ़ सकते हैं। इस तरह से ये संगणक के महत्वपूर्ण घटक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, यानी संगणक और उस पर कार्य करने वाले व्यक्ति, इन दोनों में सुसंवाद स्थापित होने का कार्य इस प्रोग्राम द्वारा किया जाता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कब होगा, जब कंप्यूटर पे हम जब बैठेंगे। सिर्फ कंप्यूटर अगर है तो कार्य पूरा होगा ऐसा नहीं है, कंप्यूटर के साथ कोई एक यूजर भी होना चाहिए। जैसे कि आपको यदि कंप्यूटर का काम है तो आप और कंप्यूटर मींस वहां पे दो चीज होना चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम पूरा होना चाहिए और एक यूजर होना चाहिए, जो यूज करने वाला यानी आप होना चाहिए। तब हम सारे काम, दुनिया के सारे काम आसानी से कर सकते हैं। अगर हम नहीं रहे, यानी यूजर नहीं रहा, यूज करने वाला नहीं रहा, तो वो सिस्टम ऑपरेट नहीं होने वाला है। तो इसलिए इसको बोला गया है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पहलू मेन है, एक तो सिस्टम होना चाहिए और एक ऑपरेट करने वाला यूजर होना चाहिए। तो ये दोनों सिस्टम के कारण हम आसानी से सुसंवादी स्थापित कर सकते हैं और प्रोग्राम को बना सकते हैं, या अपना जो भी कार्य है उसको हम पूरा का पूरा उपयोग कर सकते हैं। तो जब तक के ऑपरेटिंग सिस्टम में दो चीज ना हो, तब तक कोई भी काम करना असंभव हो सकता है या होता है। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब उसके बाद है नीचे प्रोग्राम। आप लोग प्रोग्राम, संगणक को दी जाने वाली कमांड के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। यानी प्रोग्राम यानी क्या होगा कि जो हम कमांड देते हैं कंप्यूटर में, जो कमांड देते हैं, जैसे मैंने किया 2+3, मैंने कमांड दे दिया, मैंने ऑर्डर नहीं दिया, मैंने कमांड दिया, यानी मैंने कार्य करने के लिए मैंने उनको प्रेरित किया सिस्टम को। तो 2+3, तो हमने जो कमांड दिया है तो वो आंसर करके हमको आउटपुट देता है 5। 2+3 बराबर 5, 2+ या फिर 3+3 बराबर 6। तो हमने जो कमांड दी है वो हमको आउटपुट में आंसर देता है, जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं। इस तरह से प्रोग्राम्स हमारे सामने, या समूह, डाटा का समूह हम बोल सकते हैं, या कमांड के समूह हम बोल सकते हैं, जिससे हम प्रोग्राम कहते हैं। उसके बाद डाटा और इंफॉर्मेशन, जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं या डाटा क्या होता है ये बताएं। यानी कच्चे स्वरूप की जो जानकारी होती है, जैसे मैंने ए दबाया, ABCD, ये दबाया, फिर P दबाया, फिर A दबाया, प्लस दबाया, ये जो भी कच्चा स्वरूप वाला डाटा होता है उसको, यानी कच्चे स्वरूप वाली जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं। A+B मैंने किया तो ये कच्चा स्वरूप हो गया, यानी A+B हमने किया है, या फिर हमने अपना नाम लिखा है, आपने अपना नाम लिखा है, या आपने अपना जो भी कार्य किया होगा, तो वो जो कार्य है उसको हम डाटा कहते हैं, यानी कच्ची जानकारी। यानी हम बोल सकते हैं उसको कि कच्चे स्वरूप की जानकारी या इंफॉर्मेशन को डाटा कहते हैं। इस तरह से अब ये डाटा के बाद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आते हैं। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये भी एक महत्वपूर्ण घटक है। अभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बिना ही सब कुछ, हमको जो जानकारी चाहिए हमको उसको हार्डवेयर यानी प्रिंट आउट निकालनी होगी,
तो ये हार्डवेयर में आते हैं। सॉफ्टवेयर यानी वो प्रोग्राम जो हमने A+B या 3+3 हमने जहां लिखा है, जो कच्ची जानकारी दी है, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये भी जो है जानकारी उसके अंदर होती है, यानी ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो महत्वपूर्ण संगणक के भी घटक होते हैं। इस तरह से ये है। उसके बाद कुछ है। अब इसके महत्वपूर्ण संगणक का महत्व, संगणक का महत्व क्या है ये हम देखेंगे थोड़ा सा। संगणक का महत्व, हमारे जो आज के पॉइंट्स थे 5 पॉइंट्स, तो उसमें सबसे लास्ट वाला पॉइंट है संगणक का महत्व। हमने ये जो देखे हैं हम लोग, ये जो फोन पर भी जो भी सब काम करिए, सभी काम को कंप्लीट कर रहे हैं, काम को पूर्ण कर रहे हैं, ये भी एक नए युग की टेक्नोलॉजी ही है। वैज्ञानिक लोगों या साइंटिस्ट लोगों ने ये सब एक नया टेक्निकी प्रौद्योगिकी बनाया हमारे सामने, और हम अपने जो लैंग्वेज है, अपनी भाषा है इसका, या हमारा जो कार्य है उसको आसान आदान प्रदान आसानी से आईसीटी के या संगणक के द्वारा ही संभव किया जा सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण साधन हमारे लिए है जो हम अभी सुन रहे हैं, जिसका उपयोग हम अभी कर रहे हैं। तो वैसे ही संगणक का महत्व क्या है हम थोड़ा देखेंगे। संगणक का महत्व, संगणक यानी कंप्यूटर, तो आधुनिक विज्ञान का महत्व, अत्यंत महत्व आविष्कार है। आज यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में छा गया है। हम आपको पता है आज बिना फोन के या बिना कंप्यूटर के कोई भी काम संभव नहीं है। यानी आज एक आधुनिक इस न्यू युग में इस कंप्यूटर का या संगणक का बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसीलिए वर्तमान युग को कंप्यूटर का युग कहा जाता है। यानी आज का जो युग है उसको कंप्यूटर का युग कहा जाता है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए फोन या कंप्यूटर का होना बहुत जरूरी होता है। ये संगणक एक अद्भुत मशीनी दिमाग है। आपने देखा होगा, यानी एक पूरा का पूरा कैसा है, मशीनी दिमाग। यानी जो हमारा फोन भी है मशीनी दिमाग है। तो यह मशीनी दिमाग मनुष्य की दिमाग से भी ज्यादा काम करता है और ज्यादा तेज होता है। आप लोगों को पता होगा कंप्यूटर को या संगणक को मनुष्य ने ही बनाया, लेकिन उस समय जो भी मनुष्य ने बनाया होगा, चार्ल्स बेबेज ने, उस समय उनका दिमाग इतना था, कंप्यूटर को बना लिया। लेकिन आज का जो कंप्यूटर है उसके आगे किसी की नहीं चलती, यानी किसी का भी दिमाग उतना नहीं है। आपकी कंप्यूटर से कुछ भी पूछ लो, गूगल से कुछ भी पूछ लो, यूट्यूब से कुछ भी पूछ लो, हर एक चीज का आंसर उसके पास है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं आज के तारीख में कि कंप्यूटर को तो किसी इंसान ने ही बनाया, लेकिन आज इंसान से ज्यादा दिमाग कंप्यूटर के पास है। तो ये उसका एक ये है, क्योंकि ये मशीनरी है, यह मनुष्य के दिमाग से भी तेज काम करता है। कठिन से कठिन यानी बाकी गुना भाग जो रहते हैं यह बहुत तेजी से कर सकता है। इसकी गिनती बिल्कुल त्रुटिहीन होती है, यानी ये कभी गलत करता ही नहीं है। हाँ, अगर कुछ हमने गलत इनपुट डाल दिया तो उसका आंसर जो रहेगा, आउटपुट जो रहेगा वो रॉन्ग होगा। लेकिन अगर आपने सही डाटा डाला है तो ये जो है कंप्यूटर जो शो करेगा वो कभी गलत करेगा ही नहीं। इस तरह से इसके मशीनी के काम चलते हैं। उसके बाद है संगणक का उपयोग से हिसाब किताब में बहुत आसानी होती है। हिसाब किताब आजकल जितने भी देखे होंगे आप कहीं पे भी, सब कुछ हिसाब किताब से ही चलता है। तो ये इसका उपयोग हिसाब किताब के लिए भी किया जा सकता है। आज बैंक में सारा काम संगणक द्वारा ही किया जाता है। हम लोगों ने देखा, बैंक जाना है हमको या कहीं भी ऑफिस में जाना है, कंप्यूटर के द्वारा ही पूरे के पूरे काम आसानी से हो सकते। रेलवे स्टेशनों में टिकट के आरक्षण या टिकट निकालने आदि के लिए संगणक का उपयोग किया जाता है। कार्यालय में बहुत सा काम संगणक द्वारा ही होता है। सभी 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 क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र हो या मनोरंजन के क्षेत्र में हो, या हमको जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है उसमें है, टिकट निकालना है, फोन में जाना है, बैंक में जाना है, या इलेक्ट्रिक बिल भरना है, तो ये जितने भी कार्य जो हैं ये संगणक के द्वारा ही संभव होते हैं। तो ये हमारा महत्वपूर्ण साधन है। उसके बाद है शेयर बाजारों में खरीदारी, बिक्री तथा अन्य कामकाजों में
संगणक का व्यापक उपयोग होता है। फिर वायुयान, समुद्र जहाज, वायुयान में समुद्र जहाज संगणक द्वारा संचालित होते हैं। फिर लोगों के इलाज के लिए संगणक की मदद ली जाती है। आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल में सब इनके इलाज के लिए, बड़े बड़े जो बीमारियां होती है उनके इलाज के लिए संगणक का महत्वपूर्ण योगदान होता है, उनकी मदद ली जाती है। पुस्तकों और फाइल को संगणक में स्मृति भंडार में सुरक्षित रखा जा सकता है। अब वो लाइब्रेरी में देखा होगा, वहां पे पूरा का पूरा डाटा सेव करके रखा जा सकता है। यानी हम बोल सकते हैं कि संगणक का जो उपयोग है, ये सारे के सारे जितने भी काम होते हैं दुनिया में, जितने भी काम होते हैं, इनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। संगणक की इंटरनेट सुविधाएं बहुत उपयोगी साबित हुई है। यानी जो आईसीटी है, इंटरनेट सुविधा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इधर से उधर आदान प्रदान करने के लिए हमको इसका उपयोग महत्वपूर्ण है। इसमें से दुनिया में कहीं पे भी क्षण भर में सूचनाएं भेजी जा सकती है। हम लोग कहाँ हैं, आप लोग कहाँ हैं, फिर भी हमारी सूचना आप तक आसानी से पहुंचाई जा सकती है। ये इसका महत्वपूर्ण है। इंटरनेट से किसी भी विषय के बारे में जानकारी हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप गूगल से कुछ भी पूछ सकते हैं, वो हर एक जानकारी आपको दे सकता है। ऐसे अनेक प्रकार की जानकारियां हम इस आईसीटी के या कंप्यूटर के माध्यम से ले सकते हैं। ये हमारे जो है उसका उपयोग के लिए यानी महत्वपूर्ण है। आज शिक्षा, व्यापार, उद्योग या विज्ञापन आदि सभी क्षेत्रों में संगणक का व्यापक उपयोग किया जाता है। शिक्षा में भी आज हम जो कर रहे हैं, अभी जो कार्य कर रहे हैं, उसमें भी कंप्यूटर या संगणक का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है व्यापार जगत में किया जाता है, उद्योग में काम जहां बिजनेस करते हैं वहां पे भी उपयोग किया जाता है, उसके व्यापार में किया जाता है। उसके बाद सभी क्षेत्रों में संगणक का व्यापक उपयोग किया जाता है। इतना अधिक उपयोग होने के कारण अब विद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी इतना अधिक उपयोग होता है कि विद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी संगणक का स्थान दिया गया है। यानी हमको अभी जो कोर्सेस चेंज हुए हैं 9th से, तो उसमें संगणक का उपयोग के बारे में दिया गया है। पहले तो जब हम पढ़ते थे बेटा, उस समय में बुक पाठ्यक्रम यानी पुस्तक में इनकी जानकारियां नहीं होती थी, लेकिन अभी नए जमाने में नई तकनीकी के कारण हमको ये विज्ञान भाग 2 में साइंस जो भाग 2 है उसमें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दी गई है। यानी यहाँ भी कंप्यूटर की जानकारी को शामिल किया गया है। उसके बाद सचमुच में आज संगणक हमारे जीवन व्यवहार का एक अनिवार्य अंग बन गया है। अगर संगणक नहीं होंगे या कंप्यूटर नहीं होंगे या फिर लैपटॉप नहीं होंगे या फोन नहीं होंगे, तो हम कुछ भी कार्य संभव कर नहीं सकते, कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये सचमुच में आज क्या हो गया है, हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग बन गया है। तो ये है आज का जो हमने आपको बताया है 5 पॉइंट्स। ये 5 पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए, और इससे रिलेटेड किसी को अगर कुछ क्वेश्चंस करना हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की प्रगति की नई दिशा, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, संगणक से रिलेटेड है। आपको इसके बारे में अधिक जानकारी है आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। और जो बुक्स में आपको दिया है लेसन नंबर 10, उसको पूरा रीड करना है, उसके स्वाध्याय कंप्लीट करना है। और आज के लिए मैं माहिम स्कूल से दिनेश सर हैं, उसके बाद मैं धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक बेटा।